हेलो दोस्तों, हमारे रेडिफाई बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 जापानीज रूल्स फॉर डिसिप्लिन बुक के बारे में। रात के 10:30 बजे थे। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के आईसीयू में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन मशीन्स की बीप और ओकेजनल फुटस्टेप्स उस सन्नाटे को काटते जा रहे थे। रिया एक यंग नर्स अपनी नाइट शिफ्ट में व्यस्त थी। यह उसकी 3rd नाइट शिफ्ट थी बैक टू बैक और थोड़ी थकान उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। लेकिन फिर भी उसका डेडिकेशन कम नहीं हुआ था। रिया को हमेशा से नर्सिंग पसंद थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सेवा है। मगर धीरे धीरे जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हॉस्पिटल की रोजमर्रा की परेशानियां उसे थोड़ा इमोशनली ड्रेन करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ बस मैकेनिकल हो गया है। दवा देना, रिपोर्ट बनाना, मॉनिटर चेक करना, सब कुछ एक रूटीन सा बन गया था। उसी आईसीयू में एडमिट था एक बुजुर्ग मरीज। रमेश जी लगभग 65 साल के हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी में थे। उनके पास कोई खास विजिटर नहीं आता था। सिर्फ उनकी बेटी कभी कभी आती थी और जल्दी चली जाती थी। रमेश जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते। एक रात रिया दवा देने पहुंची तो रमेश जी ने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिया बहुत अच्छा नाम है, उन्होंने कहा और फिर चुप हो गए। उस दिन के बाद हर रात रिया जब उनके पास जाती तो रमेश जी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करते। शुरू में वह बस हालचाल पूछते, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें शेयर करना शुरू किया। अपनी पुरानी दुकान के किस्से, अपने परिवार की कहानियां और अपनी जिंदगी की कुछ रिग्रेट्स। रिया पहले थोड़ी न्यूट्रल रहती थी, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे रमेश जी की बातें सुनने में सुकून मिलने लगा। उन दोनों की एक साइलेंट फ्रेंडशिप सी बन गई थी। एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें कोई डिमांड नहीं थी, बस एक दूसरे की प्रेजेंस काफी थी। एक रात जब रिया ने रूटीन चेकअप किया तो रमेश जी ने उसे अचानक कहा, रिया तुम्हें एक बात बताऊं? जिंदगी भी एक कमरे की तरह होती है। इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है। कुछ काम की, कुछ बेकार। लेकिन जब हम वक्त निकालकर उन चीजों को अलग नहीं करते तो वह क्लटर बन जाती है और फिर हम खुद उसमें खो जाते हैं। रिया थोड़ी चौंकी। मतलब यह, उन्होंने समझाया, जैसे तुम्हारा यह आईसीयू। अगर इसमें हर बेकार चीज रख दी जाए तो क्या तुम आसानी से काम कर पाओगे? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। सेरी सॉर्ट करना पड़ता है। तय करना पड़ता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जो चीजें, लोग या आदतें हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती उन्हें जेंटली रिमूव करना चाहिए। तभी हम क्लैरिटी से सोच सकते हैं। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। असल में पिछले कुछ महीनों से रिया की जिंदगी में भी बहुत क्लटर भर गया था। कई पुराने रिश्ते जिनका कोई मतलब नहीं था, कुछ गिल्ट जो उसने खुद पर अननेसेसरी लादा हुआ था और कुछ सेल्फ डाउट्स जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। वह सब जैसे एक हेवी बैग की तरह उसके कंधों पर था। उस दिन के बाद रिया ने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने एक छोटा नोटबुक निकाला और उसमें 2 कॉलम्स बनाए, जरूरी और अनावश्यक। वह हर उस थॉट, एक्टिविटी और रिलेशनशिप को लिखती जो उसकी मेंटल एनर्जी खा रहा था। धीरे धीरे उसने उन चीजों से दूरी बनाना शुरू किया जो उसे नीचे खींच रही थी। जैसे हॉस्पिटल की ब्रेक में हर बार वह उन लोगों के साथ बैठती थी जो बस दूसरों की बुराई करते थे। अब उसने धीरे धीरे अपनी जगह बदल ली। उसका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो सिर्फ गिल्ट पर टिका था, वह भी उसने रेस्पेक्टफुली खत्म किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्क्रॉलिंग में घंटों वेस्ट करने की बजाय उसने मेडिटेशन ट्राई किया। उसने अपने कमरे की। उसका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो सिर्फ गिल्ट पर टिका था, वह भी उसने रेस्पेक्टफुली खत्म किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्क्रॉलिंग में घंटों वेस्ट करने की बजाय उसने मेडिटेशन ट्राई किया। उसने अपने कमरे की सफाई भी की। पुराने कपड़े, बेकार के नोट्स, अनयूज्ड गैजेट्स सब डोनेट या रिसाइकिल कर दिए। जैसे जैसे उसका फिजिकल स्पेस साफ हो रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर का स्पेस भी क्लियर होने लगा था।
रमेश जी की बातें जैसे उसके अंदर एक हल्की रोशनी बनकर उतर रही थी। एक रात रिया ने उनसे कहा, आपने जो कहा था ना सॉर्ट करने वाला, वह मैंने ट्राई किया और सच में बहुत हल्का महसूस हो रहा है। रमेश जी मुस्कुराए। बस बेटा, यही तो पहली सीख है। जब तक हम चीजों को सॉर्ट नहीं करेंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में क्या जरूरी है। रिया ने सिर हिलाया और कहा, आप मेरे पहले पेशेंट हैं जिनसे मैंने खुद की थेरेपी सीखी है। उन दोनों की यह छोटी सी दोस्ती अब सिर्फ आईसीयू के बाउंड्रीज में नहीं थी। यह एक सीख थी, एक गाइड पोस्ट जो रिया को जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। रिया अब जब भी किसी नए पेशेंट से मिलती तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ती बल्कि उनकी कहानियां भी सुनती। वह अब सिर्फ एक नर्स नहीं थी, एक लिसनर भी थी, एक ऑब्जर्वर भी। एक दिन रमेश जी डिस्चार्ज हो गए। जाते वक्त उन्होंने रिया को एक छोटा सा पेपर दिया। उस पर लिखा था, जिंदगी को साफ सुथरा रखना है तो हर कुछ दिन में सॉर्ट करना सीखो। लोगों को, चीजों को और सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को। रिया ने वह पर्ची अपने डायरी में केयरफुली रख ली और अब हर महीने वह एक दिन निकालती जब वह खुद से एक सवाल करती, क्या मैं सिर्फ जरूरी चीजों को ही कैरी कर रही हूं? सेरी अब उसके लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल प्रोसीजर नहीं बल्कि एक पर्सनल फिलॉसफी बन चुकी थी। और शायद हम सबकी जिंदगी में यह प्रोसेस जरूरी है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हम सब एक इनविजिबल आईसीयू में हैं, जहां कभी दिमाग का मॉनिटर बीप करता है, कभी दिल की बैटरी लो होती है, और उस हालत में क्लैरिटी सिर्फ तब आती है जब हम अपनी लाइफ को एक बार स्टॉप करके देखें। क्या जो हमारे पास है वह वाकई जरूरी है या हम बस क्लटर के बीच में सांस ले रहे हैं? सेरी यानी शॉर्ट करने की यह आदत सिर्फ एक सफाई की टेक्निक नहीं है। यह एक सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है जो हमें सिखाती है कि कम में ही सच्चा सुकून है, और जब हम नॉन एसेंशियल चीजों को हटाते हैं तभी एसेंशियल चीजें चमकने लगती हैं। यही तो असली हीलिंग है। रिया की जिंदगी में अब धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी थी। सीरी की सीख ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। क्या जरूरी है और क्या सिर्फ मेंटल या इमोशनल क्लटर है। वह अब ज्यादा हल्का महसूस करती थी, जैसे किसी ने उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतार लिया हो। लेकिन सफर वहीं खत्म नहीं हुआ था। असल में तो अभी शुरू हुआ था। एक रात आईसीयू की ड्यूटी के बाद जब वह हॉस्टल के अपने छोटे से रूम में पहुंची तो उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। कमरे में बेड के पास किताबों का ढेर था। एक कोने में चाय के कप, बिस्तर पर कुछ हाफ फोल्डेड कपड़े और एक टेबल जो दवाइयों, लैपटॉप, पानी की बोतल और रैंडम फाइल्स से भरा पड़ा था। सब कुछ जरूरी था, पर कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। रिया ने खुद से कहा, क्लटर तो हटा लिया, लेकिन अब इन सब का ऑर्डर क्या है? यह सब सही जगह पर होंगे तभी तो लाइफ स्मूथ चलेगी। उसे याद आया कि रमेश जी ने डिस्चार्ज होने से एक रात पहले कहा था, बेटा, पहली सीख सेरी है और दूसरी है सेटन हर चीज को उसकी सही जगह देना। रिया ने क्यूरियोसिटी से पूछा था, मतलब जैसे किताबों की जगह अलमारी में? रमेश जी हंसे थे, सिर्फ किताबों की नहीं, सोच की, आदतों की, प्रायोरिटीज की भी। सबका एक प्लेस होना चाहिए ताकि जब जरूरत हो बिना कैश के उसे एक्सेस किया जा सके। अब अपने कमरे की किताबों की जगह अलमारी में। रमेश जी हंसे थे, सिर्फ किताबों की नहीं, सोच की, आदतों की, प्रायोरिटीज की भी। सबका एक प्लेस होना चाहिए ताकि जब जरूरत हो बिना कैश के उसे एक्सेस किया जा सके। अब अपने कमरे की हालत देखकर रिया को समझ आया कि वह क्या कहना चाहते थे। अगली सुबह उसकी छुट्टी थी। उसने डिसाइड किया कि आज वह सिर्फ अपने रूम को सही तरह से ऑर्गेनाइज करेगी। सबसे पहले उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने रोज के काम ऑब्जर्व किए और देखा कि कौन सी चीजें उसे बार बार चाहिए होती हैं और कौन सी चीजें रेयरली यूज होती हैं। जैसे उसका स्टेथोस्कोप, कुछ रेफरेंस बुक्स, फोन चार्जर और वाटर बॉटल। यह सब वह ऑलमोस्ट डेली यूज करती थी। वहीं कुछ पुराने मेडिकल नोट्स, 2 एक्स्ट्रा जैकेट्स या डेकोरेटिव आइटम्स बस जगह ले रहे थे। उसने एक छोटा सा सेक्शन बनाया डेली यूज के लिए,
जिसमें उसने वह सारी चीजें रखीं जो उसे रोज चाहिए होती थी। उसने टेबल के पास एक शेल्फ खाली की और उसमें स्टेथोस्कोप, नोट्स, पेन, सैनिटाइजर और टॉर्च नीटली सेट कर दिए। फोन चार्जर को प्लग पॉइंट के पास परमानेंटली लगा दिया ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। जो किताबें बार बार रेफर करनी होती थी वह बेड के पास वाली शेल्फ में रख दी। फिर उसने रेयरली यूज्ड आइटम्स के लिए एक बॉक्स बनाया और उसे बेड के नीचे पुश किया। उसमें जैकेट्स, पुराने नोट्स और रेयरली रीड बुक्स रख दी। चाय के कप को धोकर किचन शेल्फ में रख दिया। अब उसका रूम काफी क्लीन और फंक्शनल लग रहा था। उसने गौर किया कि उसका माइंड भी अब रिलैक्स लग रहा था। पहले उसे कुछ भी ढूंढने में टाइम लगता था और इरिटेबिलिटी हो जाती थी, लेकिन अब सब कुछ एक्सेसिबल और कन्वीनियंट था। सीटन अब उसके लिए सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट नहीं रह गया था, बल्कि एक डीपर मीनिंग लेने लगा था। उसने सोचना शुरू किया, क्या उसकी प्रायोरिटीज भी सही जगह पर है? वह अक्सर अपने पर्सनल गोल्स को पोस्टपोन करती रहती थी, जैसे किसी नए कोर्स के लिए प्रिपेयर करना या योग शुरू करना। उसका फोकस ज्यादातर दूसरों की जरूरतों पर रहता था। खुद की ग्रोथ को वह अक्सर इग्नोर कर देती थी। उसने सोचा, जैसे मेरे कमरे की चीजों का एक ऑर्डर है, वैसे ही मेरे टाइम और एनर्जी का भी होना चाहिए। उसने एक प्लानर खरीदा और अपने हफ्ते की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसने सेल्फ केयर को एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया। हर सुबह आधे घंटे योग और मेडिटेशन के लिए। फिर रीडिंग का टाइम फिक्स किया। रोज रात को 20 मिनट, चाहे कितनी भी थकान हो। उसने फोन पर एक नोट बनाया, टॉप 3 प्रायोरिटीज ऑफ द डे, ताकि हर दिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर एनर्जी खर्च करें जो सच में जरूरी है। वह हॉस्पिटल में भी अब चीजों को सिस्टमेटिकली सेट करने लगी थी। पहले वह किसी भी इमरजेंसी में पैनिक कर जाती थी क्योंकि टूल्स कभी ग्लव्स बॉक्स के नीचे होते तो कभी एक अलग ट्रॉली पर। अब उसने अपनी नर्सिंग ट्रॉली को भी रिऑर्गेनाइज किया। फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स ऊपर की ट्रे में, रेयरली यूज्ड आइटम्स नीचे। सिरिंज, कॉटन, सिजर्स, अल्कोहल स्वाब सबको एक फिक्स्ड जगह दी। इससे उसकी स्पीड बढ़ गई और दूसरों को भी हेल्प मिली जब वह उसकी ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होने लगी। सीनियर्स भी नोटिस करने लगे कि रिया की शिफ्ट स्मूथ चलती है, कम एरर्स होती हैं और वह हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है। एक दिन मैट्रन ने उससे पूछा, रिया कुछ अलग कर रही हो क्या इन दिनों? बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रही हो। रिया ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ी सी चीजें उनकी सही जगह पर रखनी शुरू की हैं। बाहर भी और अंदर भी। उस दिन उसे लगा कि सेटन सिर्फ स्पेस की अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि माइंड, टाइम और एनर्जी को अलाइन करने की प्रैक्टिस है। उसने अपने रिलेशनशिप्स को भी सेट इन ऑर्डर करना शुरू किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे वह बस फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करती थी, लेकिन बार बार उनके अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से वह मेंटली ड्रेन हो जाती थी। उसने बाउंड्रीज क्लियरली सेट की। किससे कब बात करना शुरू किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे वह बस फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करती थी, लेकिन बार बार उनके अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से वह मेंटली ड्रेन हो जाती थी। उसने बाउंड्रीज क्लियरली सेट की। किससे कब बात करनी है, किसे अवॉइड करना है और किन लोगों को अपनी एनर्जी देना है। अब जब वह हॉस्पिटल से लौटती तो उसका रूम उसे एक शांति भरी जगह की तरह लगता। एक ऐसा स्पेस जहां सब कुछ पर्पसफुली रखा गया हो, कैस से दूर। उसका रूटीन स्ट्रीमलाइंड हो चुका था। उसके अंदर की एनर्जी अब स्कैटर्ड नहीं लगती थी, बल्कि फोकस्ड थी। एक महीने बाद जब रमेश जी हॉस्पिटल में फॉलो अप के लिए आए और रिया से मिले तो उन्होंने देखा कि रिया में एक नई चमक थी। बेटा क्या हाल है? रिया ने उन्हें पानी दिया और कहा, आपकी सिखाई दूसरी ट्रिक काम कर गई। सेटन। रमेश जी मुस्कुराए। अब अगली सीख के लिए तैयार हो? रिया ने उत्साह से कहा। बिल्कुल। जिंदगी की इस जर्नी में रिया को अब समझ आने लगा था कि डिसिप्लिन सिर्फ बाहर की चीजों को कंट्रोल करने का नाम नहीं है। यह एक इनर अलाइनमेंट है। जब हर इमोशन, थॉट, हैबिट और ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर होता है, तब जिंदगी स्मूथ चलने लगती है। सेरी ने उसे सिखाया कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है।
सीटन ने सिखाया कि जो रखा है उसे कहाँ और कैसे रखना है ताकि वह वैल्यू क्रिएट करें, और यही तो है प्रोडक्टिव और पीसफुल लाइफ का रियल फॉर्मूला। इस नई अंडरस्टैंडिंग के साथ रिया अब सिर्फ एक नर्स नहीं रही, वह खुद के लिए एक कोच बन चुकी थी जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। एक छोटे स्टेप से, कभी पेशेंट से सीख, कभी अपने कमरे से, कभी रूटीन से तो कभी रिफ्लेक्शन से। और यही लर्निंग एक दिन उसे उस मुकाम तक ले जाने वाली थी जहां वह सिर्फ दूसरों की हीलिंग नहीं, अपनी भी जर्नी को प्राउडली लीड कर पाए। रिया की जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। सेरी और सेटन ने उसे न सिर्फ अपनी चीजों को पहचानना और व्यवस्थित करना सिखाया, बल्कि एक क्लैरिटी भी दी कि कैसे उसका हर दिन ज्यादा पर्पसफुल और कम कायोटिक बन सकता है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल सफर तो अब शुरू होने वाला था। एक रविवार की सुबह रिया हॉस्पिटल जल्दी पहुंच गई थी। आज आईसीयू में एक डीप क्लीनिंग एक्टिविटी रखी गई थी। स्टाफ को कहा गया था कि अपनी अपनी जगह को साफ करें, पुरानी फाइलें हटाएं, उपकरणों को डिसइंफेक्ट करें और हर सरफेस को अच्छे से वाइप करें। कुछ लोग थोड़ा चिढ़ गए थे। यह काम सफाई कर्मचारियों का है, हमें क्यों करना चाहिए? लेकिन रिया को यह आइडिया पसंद आया। वह जानती थी कि साफ सफाई का मतलब सिर्फ बाहर की चमक नहीं होता, बल्कि एक हैबिट होता है जो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट को दर्शाता है। रिया ने अपने वर्क एरिया की तरफ देखा। उसकी नर्सिंग ट्रॉली, जिस पर वह अब काफी ध्यान देती थी, लगभग ठीक थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें उसकी नजर से छूट रही थी। उसने ध्यान से देखा। ट्रे के कोने में थोड़ी सी जमी धूल, सिरिंज होल्डर में स्टक, कुछ पुराने प्लास्टिक रैपर्स और ग्लव्स बॉक्स के नीचे जमी गंदगी। यह सब पहले उसकी नजरों से बच जाता था। उसने ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर और क्लॉथ लिया और बड़े मन से अपने पूरे एरिया को शाइन करना शुरू किया। उसने सिर्फ सुपरफिशियल साफ सफाई नहीं की, बल्कि हर कोने में झांककर क्लीनिंग की। एक एक उपकरण को उठाया, साफ किया और वापस उसकी जगह पर रखा। काम करते समय उसके मन में एक अजीब सी ओनरशिप की भावना थी। यह मेरी जगह है और इसे क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जहां तुम दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वह जगह तुम्हारा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करती है। रिया को अब समझ आ रहा था कि हॉस्पिटल में उसका स्पेस सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन था उसके माइंडसेट का। अगर वह खुद अपनी जगह को इंपॉर्टेंस नहीं देगी तो कैसे उम्मीद कर सकती है कि बाकी लोग उसकी रिस्पेक्ट करें? क्लीनिंग के बीच में उसे एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन था उसके माइंडसेट का। अगर वह खुद अपनी जगह को इंपॉर्टेंस नहीं देगी तो कैसे उम्मीद कर सकती है कि बाकी लोग उसकी रिस्पेक्ट करें? क्लीनिंग के बीच में उसे एक नया थॉट आया। क्या उसके अंदर भी कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां धूल जमी हुई है, जो रोज के हसल में वह देख नहीं पाती? जैसे छोटी छोटी आदतें जो बुरी नहीं थी पर जरूरी भी नहीं थी। जैसे बहुत ज्यादा फोन चेक करना या जल्दी जल्दी खाना खाना बिना ठीक से टेस्ट की, या फिर ऐसे इमोशन रैपर्स जो दिल में छिपे पड़े थे। किसी दोस्त की बात जो बुरी लगी थी पर वह बोल नहीं पाई, या किसी गलती पर खुद को बार बार ब्लेम करना। सेइसो यानी शाइन सिर्फ चीजों को चमकाने का प्रोसेस नहीं था, बल्कि एक ध्यान देने की प्रैक्टिस थी। जब हम खुद अपने स्पेस को साफ करते हैं तो हमें नजर आता है कि कहां कहां हम केयरलेस हो जाते हैं और कैसे छोटी छोटी डिटेल्स हमारे काम को अफेक्ट करती है। रिया ने अब अपने रूम में भी यह क्लीनिंग शुरू की। इस बार वह सिर्फ डस्ट हटाने की क्लीनिंग नहीं कर रही थी, वह हर उस चीज पर ध्यान दे रही थी जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी। जैसे टेबल की ड्रॉर में रखे एक्सपायर्ड बिल्स, कपबोर्ड में फंसे कुछ टूटे क्लिप्स या डायरी में लिखे कुछ पुराने गुस्से भरे नोट्स। उसने तय किया कि अब वह हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ इस शाइन प्रोसेस को देगी। उसने अपने मन की भी क्लीनिंग शुरू की। एक दिन शाम को वह छत पर बैठी और खुद से बोली, रिया, क्या ऐसे थॉट्स हैं जो अंदर अंदर घुसे हुए हैं और तुझे धीरे धीरे निगल रहे हैं? फिर उसने एक नोटबुक निकाली और उन फीलिंग्स को लिखना शुरू किया। गिल्ट, एंगर, जेलेसी, सैडनेस, जो भी था, उसने बिना जज किए सब लिख डाला। फिर उसने हर एक के आगे लिखा, क्या मैं इसे रिलीज कर सकती हूं? और जहां जवाब हाँ था, वहां उसने लिखा, लेट गो।
यह शाइन उसकी सोल तक पहुंच गया था। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी कम होने लगी। वह ज्यादा माइंडफुल हो गई और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों के पेन को और गहराई से समझने लगी। एक रात आईसीयू में एक नया पेशेंट एडमिट हुआ। एक टीनेजर जो रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ था। लड़का काफी डर गया था और उसकी मां लगातार रो रही थी। रिया उनके पास गई, उनका हाथ थामा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, वह सेफ है। हम पूरी कोशिश करेंगे। रिया ने उस लड़के के बेड के आसपास के एरिया को खुद साफ किया। वायर्स को नीटली अरेंज किया, ऑक्सीजन पाइप को चेक किया और इंश्योर किया कि सब कुछ हाइजीनिक और एक्सेसिबल हो। लड़के की मां ने हैरानी से पूछा, आप सब खुद करती हैं? रिया मुस्कुराकर बोली, जब हम जिस जगह पर है उस पर खुद ध्यान देते हैं तो वह जगह भी हमें कुछ खास रिटर्न देती है, पीस, कॉन्फिडेंस और केयर। उस दिन डॉक्टर ने भी नोट किया कि रिया का पेशेंट केयर लेवल बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो गया है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता था, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी इज रहती थी। अब हॉस्पिटल के बाकी नर्सेस भी रिया से इन्फ्लुएंस होने लगे। एक दिन उसकी कॉलीग ने उससे कहा, रिया, पहले लगता था कि क्लीनिंग सिर्फ एक काम है, पर अब समझ में आता है कि यह हमारी एटीट्यूड दिखाता है। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शाइन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। रिया अब क्लीनिंग को एक मेडिटेशन की तरह लेती थी। जब वह कमरे की सफाई करती थी तो वह ध्यान देती थी कि क्या धूल सिर्फ सतह पर है या उसके अंदर कहीं कुछ रेस्टलेसनेस है। क्या चीजें बस रखी हुई हैं या उनकी एक डिफाइंड पर्पस है। सेसो ने उसे सिखाया कि जब हम खुद अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करते हैं तो हम खुद के प्रति जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। यह हमें सिखाता है कि परफेक्शन डिटेल्स में होती है और जब हम हर छोटी चीज को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं तो वह हमारी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। रिया की यह छोटी छोटी आदतें अब दूसरों को भी इंस्पायर करने लगी थी। हॉस्पिटल की वार्ड बॉय टीम भी अब ज्यादा केयर लेने लगी थी। हर कोई अब फॉर अर्जेंट, ब्लू फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रीन फॉर रेस्ट एंड रिचार्ज। अब जब वह सुबह उठती तो उसे यह सोचने में टाइम नहीं लगता था कि आज क्या करना है। हर टास्क डिफाइंड था। वह एक फ्लो में काम करती थी और उसे यह समझ में आने लगा था कि डिसिप्लिन का असली मतलब फ्रीडम है। जब सिस्टम बने होते हैं तो दिमाग फ्री होता है क्रिएटिविटी और पीस के लिए। रिया की एक और आदत बन गई थी। हर संडे वह अपनी पिछली वीक की चेकलिस्ट चेक करती और रिव्यू करती कि कौन सी हैबिट्स कंसिस्टेंट रही और कहाँ वह मिस कर गई। यह फीडबैक लूप उसे इंप्रूवमेंट का मौका देता। एक दिन आईसीयू में एक नई ट्रेनी नर्स आई, नेहा। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि आईसीयू का माहौल उसे ओवरवेलमिंग लग रहा था। रिया ने उसे कंफर्ट दिया और कहा, डरो मत, बस प्रोसेस फॉलो करो। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। रिया ने उसे चार्ट दिखाया, ट्रॉली एक्सप्लेन की और कहा, हर ड्रॉर पर लेबल है, कलर कोड्स हैं। बस स्टेप्स याद रखो और धीरे धीरे सब इजी लगने लगेगा। नेहा ने हेसिटेंट होकर पूछा, अगर मैं गलती कर दूं तो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो स्टैंडर्डाइजेशन है ताकि एरर की पॉसिबिलिटी कम हो और सब एक जैसा काम करें। यह सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं है बल्कि कंफर्ट के लिए भी है। तुम खुद इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो? रिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने समझा है कि जब हर काम का एक पैटर्न होता है तो कैस की जगह काल्म आ जाता है। रिया ने अपनी पर्सनल जर्नी भी नेहा को बताई, कैसे पहले उसकी लाइफ भी स्कैटर्ड थी। कभी कुछ इंपॉर्टेंट भूल जाती थी, कभी मेंटल ब्रेकडाउन के करीब पहुंच जाती थी। लेकिन जब उसने शिकेत्सु की फिलॉसफी अपनाई, यानी एक सिस्टम सेट करना और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना, तब उसके काम और मन दोनों में स्टेबिलिटी आ गई। अब उसका कमरा एक मिनी सिस्टम बन चुका था। हर ड्रॉर में लेबल्ड बॉक्सेस, वार्डरोब में कलर कोडेड हैंगर्स और बाथरूम में अलग शेल्फ सिर्फ डेली एसेंशियल्स के लिए। उसका फोन भी ऑर्गेनाइज्ड था। फोल्डर्स में एप्स, कैलेंडर में रिमाइंडर्स और गोल्स का ट्रैकर। उसने इवन अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाई थी। जैसे जब भी वह इरिटेटेड फील करती तो खुद से पूछती, क्या मैंने आज कुछ खाया है? क्या नींद पूरी हुई है? क्या किसी बात ने हर्ट किया है? क्या ओवर थिंकिंग कर रही हूं? हर यस के सामने उसने सॉल्यूशंस भी लिखे थे, जैसे वॉक पर जाओ, डीप ब्रेथ लो, म्यूजिक सुनो या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो।
सिकित्सु ने उसे एम्पावर्ड फील कराया था। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो कंट्रोल से नहीं, क्लैरिटी से आता है। अब आईसीयू में भी उसका नाम एक रोल मॉडल की तरह लिया जाने लगा था। जब कभी कोई नया सिस्टम इंप्लीमेंट होता तो सबसे पहले रिया को ट्रेनिंग में रखा जाता, क्योंकि वह हर स्टेप को मेथोडिकली अडॉप्ट करती और दूसरों को सिखाने में भी मदद करती। रिया को अब एहसास हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं बनता बल्कि स्ट्रक्चर से बनता है, और वह स्ट्रक्चर सिकित्सु जैसे सिस्टम से आता है। एक शाम जब वह टी ब्रेक पर थी, उसने अपनी डायरी में लिखा, स्टैंडर्डाइजेशन यानी लाइफ को ऐसा पैटर्न देना जिसमें सब कुछ अपनी जगह हो। इमोशंस, टास्क, टूल्स और इवन रिएक्शन। जब हर चीज एक रिदम में होती है तो माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। यह बाहरी ऑर्डर नहीं, अंदर की हार्मोनी होती है। उसी दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सिचुएशन आई, एक कार्डियक अरेस्ट केस। सब लोग भाग दौड़ में लग गए, लेकिन आईसीयू का हर स्टाफ काल्म था, क्योंकि सबको पता था कि कौन क्या करेगा। टूल्स अपनी जगह पर थे, इमरजेंसी ट्रॉली रेडी थी, डॉक्टर को तुरंत डिफिब्रिलेटर मिला और विदिन मिनट्स प्रोसीजर शुरू हो गया। पेशेंट बच गया और जब सब शांत हुए तो मैट्रन ने कहा, आज अगर सब स्मूथली हुआ तो उसका एक रीजन यह है कि हम सब एक कॉमन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यही है सिकित्सु का असर। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी चेकलिस्ट जेब में वापस रखी और सोचा, यह सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, पूरे सब स्मूथली हुआ तो उसका एक रीजन यह है कि हम सब एक कॉमन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यही है सिकित्सु का असर। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी चेकलिस्ट जेब में वापस रखी और सोचा, यह सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, पूरे जीवन में होना चाहिए। कभी सोचो अगर हमारी जिंदगी का हर हिस्सा एक वेल लेबल ड्रॉर बन जाए, जहां हम जानते हो कि किस इमोशन को कब निकालना है, किस थॉट को कहां रखना है और किस काम को कैसे करना है, तो कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी। सिकित्सु हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ही वह मैजिक है जो सक्सेस की फाउंडेशन बनाती है, और जब सिस्टम काम करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। रिया अब जानती थी कि सिरी, सेइटोन, सेजो और सिकित्सु ये चारों स्टेप्स सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लागू हो सकते हैं। और अब उसकी नजरें अगली लर्निंग की ओर थी, जहां वह खुद को और भी रिफाइन कर पाए ताकि हर दिन वह खुद का बेस्ट वर्जन बन सके। रिया की जिंदगी अब एक अलग ही रिदम में चल रही थी। सिरी ने उसे सिखाया था क्या रखना है और क्या छोड़ना। सेइटोन ने हर चीज की सही जगह तय करना सिखाया। सेजो ने अटेंशन और केयर की अहमियत समझाई और सिकित्सु ने उस सबको एक सिस्टम में बदलकर कंसिस्टेंसी देना सिखाया। लेकिन असली चैलेंज जब सामने था, इन सबको हर दिन दोहराना, बिना थके, बिना पीछे हटे। यही था शित्सुके वह आखिरी और सबसे जरूरी कदम, जो इन चारों स्टेप्स को एक परमानेंट हैबिट में बदलता है। रिया को अब सुबह उठते ही एक सेटिस्फैक्शन होती थी कि उसका डे पहले से प्लान होता है। उसका कमरा साफ, टूल्स ऑर्गेनाइज्ड और माइंड सेट फोकस्ड रहता था। लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद उसे थोड़ा महसूस हुआ कि सब कुछ ऑटोमेट तो हो गया है, मगर एक्साइटमेंट कम हो रही है, जैसे सब कुछ मैकेनिकल हो गया हो। एक शाम जब वह आईसीयू से लौट रही थी तो हॉलवे में एक नई नर्स को देखा, जो जल्दी जल्दी नोट्स लिख रही थी और विजिबली ओवरवेल्मड लग रही थी। रिया उसके पास गई और बोली, फर्स्ट वीक टफ लगता है। लड़की ने थके स्वर में सिर हिलाया और कहा, हाँ, इतने सारे नियम, इतनी सारी चीजें याद रखना पड़ता है। सब कुछ बस रोबोटिक लग रहा है। रिया मुस्कुरा दी, क्योंकि वह खुद भी कुछ साल पहले ऐसी ही थी। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी फिर से उस रोबोटिक लूप में जा रही हूं? उसे समझ आया कि अगर वह खुद शित्सुके को एक्टिवली फॉलो नहीं करेगी तो सारे सिस्टम धीरे धीरे टूट जाएंगे। सस्टेन करना मतलब सिर्फ फॉलो करना नहीं, बल्कि हर दिन इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है, खुद को नया चैलेंज देना है और डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखना है। उसने डिसाइड किया कि अब वह अपने सिस्टम्स को और अपग्रेड करेगी, ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि पर्सनल ग्रोथ में भी। RIA, रूटीन इंप्रूवमेंट अप्रोच नाम से उसने अपनी डायरी में एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया। 1. आज क्या अच्छा किया। 2. कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 3. क्या कोई नया तरीका है जिससे यह काम और अच्छा हो सकता है। 4. एक हैबिट जिस पर मैं नेक्स्ट 7 डेज ध्यान दूंगी। हर रात वह 10 मिनट खुद को रिव्यू करती और हर हफ्ते एक नई माइक्रो हैबिट प्रैक्टिस करती, जैसे एक हफ्ता फोन फ्री मॉर्निंग रूटीन,
अगला हफ्ता ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, फिर माइंडफुल ईटिंग। शुरुआत में कुछ हैबिट्स टिकती नहीं थी। कभी कभी वह रिव्यू करना भूल जाती या 1-2 दिन लेजी हो जाती। लेकिन अब वह खुद को गिल्ट नहीं देती थी। उसने समझ लिया था कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता, बल्कि लगातार वापस ट्रैक पर आना होता है। हॉस्पिटल में भी उसने देखा कि कुछ लोग सिस्टम को लूसेली फॉलो करने लगे थे। इमरजेंसी ट्रॉली के लेबल्स धुंधले हो गए थे, कुछ चेकलिस्ट मिसिंग थी और वार्ड में थोड़ा कल्टर बढ़ने लगा था। रिया ने खुद इनिशिएटिव लिया और मैट्रन से परमिशन लेकर एक 5S रिफ्रेश वीक प्लान किया। पूरे स्टाफ के लिए एक छोटा सेशन रखा जहां उसने सबको फिर से 5S की फिलॉसफी याद दिलाई। ना किसी को डांटा ना ब्लेम किया, बस इनिशिएटिव लिया और मैट्रन से परमिशन लेकर एक 5S रिफ्रेश वीक प्लान किया। पूरे स्टाफ के लिए एक छोटा सेशन रखा जहां उसने सबको फिर से 5S की फिलॉसफी याद दिलाई। ना किसी को डांटा ना ब्लेम किया, बस एग्जाम्पल्स और अपनी जर्नी शेयर की। उसने सबको पूछा, आप सबको याद है जब हम पहली बार 5S लागू कर रहे थे तो कितना मजा आ रहा था, सब ऑर्गेनाइज लग रहा था। इमरजेंसी केसेस स्मूथली हैंडल हो रहे थे। पेशेंट्स सेटिस्फाइड थे। क्या हम फिर से वो एनर्जी ला सकते हैं? फिर उसने एक गेम प्लान शेयर किया। एक कलर कोडेड रिवॉर्ड चार्ट, जहां जो भी नर्स रोज अपना एरिया 5S के हिसाब से मेंटेन करेगा, उसे पॉइंट्स मिलेंगे। हफ्ते के एंड पर एक स्मॉल गिफ्ट या एप्रिशिएशन मिलेगा। सरप्राइजिंगली सब लोग एंथुजियास्टिकली शामिल हो गए। अब डेली चेकलिस्ट फिर से एक्टिव हो गई। डिस्कशन होने लगे कि कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए और जूनियर स्टाफ भी इंस्पायर्ड हो गया। सस्टेन का यह कल्चर अब एक हैबिट नहीं बल्कि एक शेयर्ड माइंडसेट बन गया था। रिया अब खुद भी लर्निंग को कंटिन्यू रखने लगी थी। उसने ऑनलाइन एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स किया और एक बुक क्लब ज्वाइन किया, जहां हेल्थ वर्कर्स वीकली बुक्स डिस्कस करते थे। उसने अपने फोन के वॉलपेपर पर एक कोट सेट किया, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। उसने ऑब्जर्व किया कि अब उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है। पहले वो स्मॉल विंस पर एक्साइटेड हो जाती थी। अब वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखती थी। वो जान चुकी थी कि हैबिट्स तब तक पावरफुल नहीं बनती जब तक उन्हें कंसिस्टेंटली नर्चर ना किया जाए। एक दिन आईसीयू में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक फाइल गलत बेड नंबर में रख दी गई थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। लकीली कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैट्रन ने सबको असेंबल किया। रिया ने खुद वॉलंटियर किया और कहा, हम एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हर फाइल के फोल्डर पर एक कलर कोडेड टैग हो। रेड फॉर ICU 1, ब्लू फॉर ICU 2 और शिफ्ट चेंज टाइम पर है एंडओवर चेकलिस्ट इंक्लूड हो। मैट्रन ने सराहना करते हुए कहा, यही तो है रियल शीट सके। जब हम गलती से भागते नहीं बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट ढूंढते हैं। रिया को अब हर छोटी गलती भी एक सीख लगने लगी थी। एक दिन उसने डायरी में लिखा, शुरुआत में मैंने डिसिप्लिन को एक स्ट्रगल समझा था। फिर सिस्टम से चीजें आसान हो गई। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि असली गेम कंसिस्टेंसी का है। सस्टेन करना यानी हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, वह अब जूनियर नर्सेस की मेंटर बन चुकी थी। नेहा जैसी कई लड़कियां अब उसके पास आती और कहती, आपका रूटीन देखकर लगता है कि सब पॉसिबल है। रिया उन्हें सिर्फ रूल्स नहीं सिखाती थी, बल्कि माइंडसेट डेवलप करने पर जोर देती थी। RIA मेथड अब कई लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया था। रिया के छोटे छोटे नोट्स, सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया सिस्टम और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सबके लिए रिलेटेबल बन गए थे। रिया को अब अपने आप पर गर्व होता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक पूरे वर्क कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही थी। एक ऐसा कल्चर जहां ऑर्डर था, रिस्पेक्ट था, क्लैरिटी थी और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी थी। शीट्सके ने उसे सिखाया कि सिस्टम तो सभी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें डेली नर्चर करना ही असली डिसिप्लिन होता है। रिया अब जिंदगी को एक इवॉल्विंग सिस्टम की तरह देखती थी, जिसमें इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं थी और हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी थी खुद को रिफाइंड करने की। वह अब सिर्फ एक नर्स नहीं थी। वह एक डिसिप्लिन लीडर थी, जो खुद से वादा करती थी कि चाहे कुछ भी हो, वह कभी भी अपनी ग्रोथ को पॉज नहीं करेगी। क्योंकि सस्टेन करना एक चॉइस नहीं, अब उसका लाइफस्टाइल बन चुका था।
तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेडिफाई बुक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।